हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, आजकल अपने वतन बिहार शेखपुरा के माने गांव में हैं, लेकिन आज ही वो सफर कर रहे हैं कलकत्ता के लिए, जहां उनकी किताब का विमोचन होने वाला है कल। इंडियन मुस्लिम्स ट्विस्ट विद डेमोक्रेसी, यानी जब आप आज फ्राइडे में हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आज ही शाम में उनका प्रोग्राम है कलकत्ता में बुक लॉन्च का। तो हम एडवांस में उनको मुबारकबाद देते हैं और चलते हैं अपनी बातचीत पर, जिसमें भारत के पड़ोसी मुल्कों की अहम खबरों पर चर्चा होती है। आज एक बड़ी खबर ये नजर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में अब कड़वाहट का दौर शुरू हो चुका है। जो टैरिफ की उन्होंने एक तरह से सख्तियां बढ़ाई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद भारत ने अपना रुख रूस और चीन की तरफ दिखाना शुरू कर दिया है। वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की विदेश नीति एक बड़े पैमाने पर तब्दील हो रही है। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान एक रेलवे लाइन उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्रपोज्ड है, उस पर काम तेज होने की उम्मीद है, उस पर हम बात करेंगे। और अफगानिस्तान की लड़कियां, खवातीन तालीम के लिए कैसे कोशिश कर रही हैं, क्या कुछ है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत आने वाले हैं बहुत जल्द, उसके सिलसिले में हमारे विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल का दौरा करने वाले हैं। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने कोशिश की इमरान खान से बात करने की, लेकिन इमरान खान ऐसा लगता है कि वो अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम खबरें हैं, कुछ बांग्लादेश की खबरों पर भी चर्चा करेंगे। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि थोड़ा सा आप अपनी किताब के बारे में, मैं समझता हूँ, बता दीजिए तो अच्छा है। हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम खबरों पे बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सलाम वालेकुम और सत्य श्री अकाल। ये जो किताब है हमारी, इसका नाम है इंडियन मुस्लिम्स ट्राइस्ट विद डेमोक्रेसी। और ये किताब जो है वो 30 साल की फिक्र पे मुबन्नी है और करीब 4 महीने या 6 महीने के मतलब जिसको कहते हैं किताबत पे मुबन्नी है। और एटलांटिक पब्लिकेशन जो है वो उसको छाप लिया है, उसने किताब आ गई है। अब ये किताब का जो महफूज है वो दो चीजें हैं। एक तो वही है गालिब का जो बयान है कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दवा क्या है। तो इस किताब का जो 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 मतलब लबे लबाब ये है। और इस किताब का दो पार्ट है। एक पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है कि इंडियन मुस्लिम्स को डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स क्या देने चाहिए अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी जो और आपकी सारी जो मसाइल है उनको मैंने सामने रखा। तो यही इसका समरी है। वो किताब जो उनको जरूरत है वो डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। हमारे माध्यम से जाएंगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अच्छा खासा 30% का। और तो मीडिया आगे स्टार आगे वर्ल्ड भी उसको आगे आगे जब आपकी किताब ये हो चुकेगी, उस पर हम अलग से एक कुछ प्लान करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। यहाँ अब दिल्ली में जब मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा तो फिर उस वक्त और भी इस पे तफसील से बात जी होगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सीधा चलते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कहां से शुरू हुआ था, हमारे कुछ लोगों को हवाई जहाज में भी हथकड़ी बेड़ी लगा करके भेजा गया था अमृतसर एयरपोर्ट पर, हमें याद है कुछ महीनों पहले। और अब बात यहां तक आ गई कि भारत ने भी कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए। क्या कुछ है अभी, ताजा सूरत हाल क्या है? जी, ताजा सूरत हाल हम लोगों ने पिछले जो अपने एपिसोड है उसमें इसकी चर्चा की थी। और ट्रम्प सरकार ने जो है वो मतलब ये अनाउंस किया था कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे। और उसके बाद उन्होंने पेनल्टी भी कहा कि अगर आप रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हम जो है और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। इसके आगे की जो खबर है वो यही है कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है इस टैरिफ को।
और उसके अगेंस्ट में इंडिया ने कुछ इकदाम उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका का इंपोर्ट होता है इंडिया के लिए, उसको इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है, या उसको रद्द कर देगा वो ट्रेड डील। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे अमेरिका को घाटा होने वाला है, इंडिया के मतलब उसकी जो तिजारत है वो बंद होने वाली है, या उससे पे उसको उसको जो है कुछ असर आएगा। तो ये कड़ा रुख जो है मोदी सरकार ने बनाया है, और उसमें यही कहा कि हमारे नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर और इंटीग्रिटी के ऊपर कोई भी मुल्क जो है वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। इसके बाद जो है, हाँ जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, इसके बरक जो है मोदी साहब, वो ट्रम्प साहब ने कहा है कि 25% तो लगना ही लगना है। और अगर आप, और इंडिया ने यह भी कह दिया कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे और कोई हमें इसको रोक नहीं सकता। तो ट्रम्प सरकार ने एडिशनल 25% जो है इंडिया पे टैरिफ लगा दी है, और कहा कि अब 50% की टैरिफ। और फिर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मतलब वक्तव्य में, अभी उन्होंने व्हाइट हाउस में भी कहा था, कुछ लोग रिपोर्टर ने पूछा था उन्होंने कहा कि इस घटना को अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, इंडिया के रिस्पॉन्स का भी आना बाकी है, और अगर इंडिया इसी तरह से कड़ा रिस्पॉन्स देगा तो इंडिया को हम सैंक्शन में लगा दें, जो अमेरिकन सैंक्शन होते हैं ईरान के ऊपर और कई मुल्कों के ऊपर, जो इमरान उनकी बात नहीं करते। अभी इसी हवाले से एक और बात है कि ये जो रशिया से जो तेल आ रही है, इसके लिए अजीत डोवाल जो है वो गए हुए हैं रशिया, और अभी इस वक्त जो है वो रशिया में है। और रशिया का और इंडिया का जो है वो मतलब ये ऑयल का जो मैटर है कि ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, तो उसका नेगोशिएशन चल रहा है। रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है, जाहिर सी बात है कि उसके बहुत बड़ा तिजारत चल रहा है इंडिया के साथ, उसको इनकम हो रहा है। उसने इंडिया को कहा है कि आप अमेरिकन प्रेशर पे आप ना आए, और अपनी जो है मतलब प्रभुत्ता, जो इसको कहते हैं नेशनल सोवेरेनिटी को जो है आप बनाए रखें, और किसी तरह अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं है। जी अच्छा अच्छा, क्या थोड़ा सा एक मैं साइकोलॉजिकल किस्म का सवाल कर रहा हूं, क्या मोदी जी का जो वो अडानी वाले मामले में एक डर था, जिसके लिए राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि 30 बार 32 बार 34 बार एक एक वो गिन रहे थे बाकायदा, कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग बंद कराई, मोदी क्यों नहीं बोलते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? तो क्या अब मोदी उस डर वाली मुद्रा से बाहर निकल आए क्या? ये जो नए कुछ फैसले, क्या कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये फैसले तो अभी इंडिया ने किए हैं, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए किए हैं, वो अपना 56 इंच सीना दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी ये थोड़े से और टाइम इसको गुजर जाने दीजिए, कहाँ जाके सेटल होता है ये हम और आप नहीं बता सकते हैं। ये तो अभी वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है। और जो दूसरी बात होती है वो पोस्चरिंग हो रही है। पोस्चरिंग का मतलब यही होता है कि हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे, और फिर कौन पिघलता है ये देखना है। अच्छा, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है, ऑब्जर्वेशन है, कि ये एक बड़े जुआरी की तरह से निगोशिएट करते हैं। पहले बहुत बड़ी बात करते हैं, फिर नॉर्मल हालात से ज्यादा पर सौदेबाजी करके और निपटा लेते हैं, फिर भी वो अपने फायदे में कुछ ले जाते हैं। तो क्या वो 25 और 50 के बीच में, मुझे याद आ रहा है, देखिए जब तालिबान की हुकूमत नहीं आई थी पहली वाली, तो उससे कुछ दिन पहले हम अफगानिस्तान गए थे और पता चला था कि तालिबान जो है वो काबुल को घेरे हुए हैं, और जो भी गाड़ी पाकिस्तान से माल लेकर के आती है उससे वो रास्ते में एक तरह से टैक्स उन्होंने लगा रखा है। तो वो एक तरह से बदमाशी का टैक्स समझ लीजिए। क्या ये ट्रंप जो है वो इस टैरिफ को ही के ही जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं? ये क्या है, मतलब 50%, 25%, जैसे कोई बोली लग रही हो जी। इसके बारे में मैंने कुछ सोचा है, और वो मैं अपने सामईन को बताना चाहता हूँ। जी। क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है, ये जो टैरिफ वॉर था, ये अभी क्यों हुआ, ट्रंप सरकार के टाइम में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों इसके, तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका अपने आप को गरीब मुल्क समझ रहा है। और ट्रंप सरकार का ये कहना है कि हमारे पास जो मेरी इनकम जनरेशन की जो सोर्स है वो घटती से घटती जा रही है, और इनकी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पहले जब उनकी एलन मस्क से दोस्ती थी और जो वो सब था, तो उन्होंने कहा कि ये नया जो मतलब हरबा है टैरिफ वाला, इससे आपकी प्रॉफिट होगी और आपको अमेरिका फिर से अमीर हो जाएगा और फिर से उसको पैसे आने लगेंगे। तो मेरा अपना मानना यही है कि यही मंशा है अमेरिका के पीछे इस टैरिफ को। तो ये इंडिया के लिए ही
मतलब लागू नहीं होता है, और भी मुल्कों के लिए लागू होता है, कनाडा के लिए लागू होता है, चाइना के ऊपर है। तो ये सब चीजों को जैसे जैसे ये परतें खुलती जाएंगी, आगे होती जाएंगी, अभी इसमें कोई फाइनल वर्ड नहीं है। मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि एक डेलीगेशन जो है वो अमेरिका से दिल्ली में आने वाला, जी तो जी इसी जी ट्रेड टैरिफ को जो है वो मतलब अब वो जब आ जाएगा तो फिर खबर देंगे आपको। जी 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 जी। तो ये बहरहाल एक हरबे के तौर पर, एक हथियार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। अच्छा, फिर अब हम अगली वाली खबर की तरफ चलते हैं। ये अजीत डोभाल जो रूस में है, वो उसमें कितना दम है, क्या कुछ है? क्या वो भी एक अमेरिका को एक पैगाम है, क्या कुछ है? नहीं, मुझे यही लगता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। वो रशिया में जाकर के ये पूरी चीजें, क्योंकि देखिए इंडिया को ऑयल की सख्त जरूरत है, रशिया एक सोर्स है, ईरान दूसरा सोर्स है, और भी जो ममालिक हैं वो भी सोर्सेज हैं। तो इंडिया जो है वो रशिया के ऑयल इंपोर्ट को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कि रशिया ने, जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में डर्ट चीप, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में वो बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है और तेल इंडिया की जरूरत है। तो इंडिया इतने कम सस्ते दाम में कहीं से भी वो ऑयल नहीं ले सकता। तो इंडिया का भी बेनिफिट है, रशिया का भी बेनिफिट है। तो अच्छा, अजीत डोभाल जो अमेरिका ने एक बात और कही है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और तीसरे मुल्क को बेचता है, उससे फायदा उठा रहा है। और हमारे पास जो अभी तक खबर है वो ये है कि अडानी की कंपनी तेल खरीदती है वहां से और दूसरे मुल्कों को बेच देती है। ऐसा तो नहीं है कि अडानी की वजह से भारत पर एक और नई मुसीबत आने वाली है, अडानी फायदा उठा करके अपनी कंपनी को बढ़ाएं और पूरे भारत पर इसका इल्जाम लगता रहे और ट्रंप हमारे मतलब पूरे भारत को एक तरह से जकड़ते रहे टैरिफ के जरिए? ऐसा तो नहीं है? देखिए, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अडानी और मोदी या बीजेपी सरकार से क्या रिलेशन। अडानी के पास गोडाउन जो है भरा हुआ है नोटों का, हाँ। इलेक्शन में और सारी चीजों में फाइनेंसिंग जो है अडानी की होती है। इलेक्शन हम्म जो जीतते हैं वो अडानी के पैसे से जीतते हैं। अडानी हम्म को जो है उसके उसके एवज में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यहाँ बेच रहे हैं वहां बेच रहे हैं, अरबों अरबों की, मतलब हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है। तो ये तो हाँ नेक्सस है, ये तो खुली हुई बात है। कोई कोई वो नहीं है कि वो कितने पैसे इलेक्शन में लड़ते हैं। अब आजकल के इलेक्शन में तो अब प्रधान का इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास 50 से 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल। एमपी का इलेक्शन है, और उसके बाद आप जो है जोड़ तोड़ कर करके एमपीओ को खरीदते हैं, और ये कहते हैं बहुत बड़ा गेम है जिसके लिए किसी इकोनॉमिस्ट को बैठना चाहिए कि कितने पैसे लगते हैं एक इलेक्शन में। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अच्छा वो अच्छा पैसे कहाँ अच्छा। से आते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं भारत से प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा के सिलसिले में। चीन वो मुल्क है जिसने लद्दाख में हमारी कुछ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये भी इल्जाम है कि आरएसएस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भी ताल्लुकात हैं और मुसलसल कारोबार भी हो रहा है। अब जो अमेरिका के प्रेशर के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, वो क्या कुछ है, उससे क्या क्या होने वाला है, क्या है प्रोग्राम? जी, ये बहुत बड़ा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट है। 31 तारीख को प्रधानमंत्री हमारे जो है वो जा रहे हैं, चाइना का सफर कर रहे हैं। और वो सफर इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो समिट लेवल की मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल की मीटिंग है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 31 अगस्त को। लेकिन इसके अंदर जो लोग हमारे और आपकी तरफ पत्रकार है उसमें रीजन तलाश कर रहे हैं। वो समिट तो एक हो ही रहा है। अब ये जो बढ़ते रिश्ते हैं इसके संकेत दे रहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ है। वो बहुत सी जगह पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चल रहा है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, और इंडिया के साथ भी जो है उसकी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है। इस माहौल में 7 साल के बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री चाइना का सफर कर रहे हैं। उसकी मसलियत यही है कि इंडिया अब जो है वो चाइना के साथ हाथ मिलाना चाह रहा है अमेरिका के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ा शिफ्ट, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है फॉरेन बिल्कुल पॉलिसी पे, बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका यूज करना चाह रहा था इंडिया को अगेंस्ट चाइना। अब इंडिया यूज करना चाह रहा है चाइना से हाथ मिला करके अगेंस्ट अमेरिका।
तो ये बड़ी हम्म। बड़ी मतलब एक समझ लीजिए कि और इम्पोर्टेंट। और अमेरिका की तो बहुत अरसे से ये तमन्ना रही है कि भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, भारत और चीन के ताल्लुकात खराब रखे जाएं। अब ये अगर मोदी जी वहां जा रहे हैं तो इसमें बहरहाल वो संकेत साफ है कि अमेरिका बहादुर, आप अपनी टैरिफ अपनी जेब में रखो, हम अपने आसपास मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। ये एक पैगाम नई दिल्ली से जा रहा है। रूस हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हुए हैं, चीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो ऐसे में ट्रंप के उन धमकियों का क्या होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या ट्रंप ये सारे वाकयात देख करके फिर ठंडे होंगे, फिर अपने अल्फाज वापस लेंगे। हम आने वाले वक्त में उसको फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, अब चलना चाहते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान से जो कुछ खबरें आ रही हैं, और उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन अब से पहले ईरान, अफगानिस्तान, चीन तक की उसका एग्रीमेंट हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी प्रोग्रेस है, लेकिन ये एक और रेलवे लाइन की बात है। क्या कुछ है ये? जी, ये रेलवे लाइन जो है वो उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहारे ये जो है वो चली जाएगी चाइना। अब इसके ऊपर जो है वो पेशरफ तो हो ही रही थी बहुत पहले से, लेकिन उज्बेकिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने अभी ऐलान किया है कि हमें इसको बहुत तेजी के साथ मतलब इस पे ऑपरेट करना है और इस पे हमें काम करना है और इसको हमें बनाना है, क्योंकि ये हमारा पूरा नेटवर्क होगा कम्युनिकेशन का और गुड्स का और सर्विसेज का, जो कि मतलब इन सारे मुल्कों को जोड़ेगा रेलवे लाइन से। अब गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि ये रेलवे लाइन उज्बेकिस्तान से रशिया भी जाने वाली। तो अब ये जो गुड्स है ये तो मतलब समझ लीजिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान से रशिया तक का हिसाब किताब है बाय रेलवे। और रोड लाइन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जो चाइना की है, उसमें पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएगा और फर्दर सेंट्रल एशिया से जो है वो रशिया तक जाएगा। तो ये बड़ी गतिविधियां चल रही हैं जिसपे अभी उज्बेकिस्तान के सदर ने मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं मुखर रूप से जो है बहुत ही वाजे तौर पर उन्होंने जो है ये ऐलान किया है कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो अब रेल लाइन भी बन जाएगा और रोड लाइन भी बन जाएगा। तो फिर मतलब ये है कि वो एक दूसरे मुल्क जो है एक साथ जो अभी आइसोलेशन में रह रहे हैं या अलग अलग वो कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यही खबर है जी। जी जी, तो ये मुश्तबा साहब, आपको कभी कभी आपने गौर तो किया होगा इस पर जरूर, ये जो वन रोड वन बेल्ट वाला जो और वो है प्रोजेक्ट है, और उसके साथ साथ ये रेलवे लाइन, आपको ये नहीं लगता कि ये खामोशी से चीन ज्यादा से ज्यादा इन तमाम मुल्कों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है, ताकि कितनी भी मेहनत कर ले अमेरिका इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, लेकिन जब इन मुल्कों से जमीनी रास्तों से तिजारत बढ़ेगी, लोग एक दूसरे के मुल्कों में जाए आएंगे, तो चीन का इन्फ्लुएंस बहरहाल इन सभी मुल्कों में बढ़ने वाला है। और अगर भारत भी हाथ से निकल गया, जैसे कि अभी हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से पहले तो वो चीन और उसी की बात थी पाकिस्तान वाले उस रूट की, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक रास्ता कराकोरम से जाने वाला है। तो अब अगर भारत भी उस फोल्ड में आ जाता है तो चीन की बल्ले बल्ले, और रूस भी खुश और चीन भी खुश। क्या कुछ ऐसे हालात बनते जा रहे हैं? जी देखिए, चाइना का जो है वो ग्लोबल एम्बिशन है। चाइना जो है 2050 के आसपास उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि अब फैसले दुनिया के बेजिंग से होंगे, ना कि वॉशिंगटन से होंगे। और ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसमें भारत ने अपोज किया है और उसका हिस्सा नहीं है, ये चाइना जो है वो पूरे एशिया को मतलब यूरोप से कनेक्ट करना चाहता है, अफ्रीका से कनेक्ट करना चाहता है, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना चाहता है। और इस तरह से जो 193 मुल्क हैं यूनाइटेड नेशन के, उसमें लोग बता रहे हैं कि 100 से ऊपर मुल्क जो है उन्होंने हामी भर दी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब वही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान में चला गया। अभी हम लोग सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और बियॉन्ड, यहाँ जो है वो नेपाल में है और यहाँ जो है वो बांग्लादेश में है। ये सारे मुल्कों ने जो है हामी भर दी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं किया था। और आपके सामने को ये भी बता दूं कि इंडिया ने ऑफर किया था
सॉरी, चाइना ने ऑफर किया था कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान से फर्दर जाए, और उसका रास्ता जो है वो इंडियन कश्मीर से हो। जी 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 इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। तो अब वो जो है काराकोरम हाईवे होते हुए जो आजाद कश्मीर है, जिसको पीओके हम लोग कहते हैं, उधर से होता हुआ वो पंजाब होता हुआ वो सिंध चला जाता है, और वहां बलूचिस्तान चला जाता है, ग्वादर पोर्ट पे जाके खत्म होता है। जी जी तो ये सब जो है वो चाइना की ग्लोबल एम्बिशन है, सुपर पावर की एम्बिशन है, जिसमें वो अपना काम कर रहा है, और उसका मकसद ये है कि अमेरिका की ग्लोबल सुप्रीमेसी को वो जो है ध्वस्त कर दे, मतलब जमीन बोझ कर दे। तो यही तो यही यही कैलकुलेशन। अब तो चीन वेस्ट एशिया में भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। सऊदी अरब और जी ईरान को मिलवाने का काम उसने किया। सऊदी अरब से जी ताल्लुकात और इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी बढ़ा है, तो वो इस इलाके को भी यानी अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश में है। और ये वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग सिर्फ हथियार बेचते रह जाएंगे, और चीन जो है वो जंगें खत्म कराने की बात करता है, वो जंगें, इख्तलाफात, टकराव कम कराने की। तो ये दोनों का डेवलपमेंट का तरीका बिल्कुल अलग है। अमेरिका मुल्कों को तबाह करके दोबारा बनाने में दिलचस्पी रहती है, हथियार बेचने में, लेकिन चीन जो है वो एक ह्यूमन एंगल से एक तरह से डेवलपमेंट का सिलसिला वो आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अब आगे चलना चाहते हैं कि ये हमारे अफगानिस्तान से ही मुतालिक एक खबर और है कि वहां की लड़कियां अब ऑनलाइन पढ़ने की कोशिशें करने लगी। वो क्या कुछ खबर है, उसके बारे में जरा बताइए। जी, वो खबर तो है ही है। मैं एक मिनट और बता रहा था उसी इसमें चाइना के हवाले से, कि चाइना ने और पाकिस्तान से मध्यस्थता करके जो रंजिशें थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उसको खत्म कराई है, दोनों में दोस्ती कराती। अब जो वो जो वहाँ वो क्या है, तुरखाम बॉर्डर, और उसपे अब कोई गोलीबारी नहीं चल रही है, बॉर्डर बंद नहीं हो रहा है, और हाँ वहां पे ट्रेड जो उनका है वो अब बिल्कुल, अब देख रहे होंगे कि ये बहुत दिन हो गए, कम से कम 4-5 हफ्ते तो हो ही गए होंगे जबकि वहां जी पे पीस है। ये लोग जो है गए हुए थे चाइना, और चाइना में ने बाकायदा हाथ मिलवा दिया था वहां के फॉरेन मिनिस्टर से, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, और खुद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये भी बड़ी एक चाइना का जो है अचीवमेंट है कि उसने दो, मतलब ममालिक हैं जो कि आपस में मतलब इख्तलाफात कर रहे थे, रंजिश कर रहे थे, मतलब गोलीबारी हो रही थी, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे थे, उनको दोस्ती करा दी। अब आ जी जाइए जी पाकिस्तान से जो है 2-3 खबरें और हैं। पहले हम लोग लड़कियों के बारे में चलते हैं। तो हाँ देखिए, तालिबान का जो रवैया है, तालिबान का रुख जो है वो एंटी, मतलब ये है कि एजुकेशन और ये सब की चीज तो है ही है, वो तो हम भी जान रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो उसके लिए अब अफगानिस्तान की जो विमेन है या अफगानिस्तान की गर्ल्स जो हैं, वो इंटरनेट का सहारा ले रही हैं, और वो रजिस्टर अपने आप को दुनिया के यूनिवर्सिटी के साथ कर रही हैं, और वहां से वो ऑनलाइन डिग्री जो है वो लेना चाह रहे हैं। अब बहुत तेजी से वो लोग जो है इंटरनेट के सहारे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से या कहीं भी दुनिया के हजारों, सिंगापुर है और ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है, तो वो सब जो है इंडिया में भी जो है सारे यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन डिग्री देते हैं, जैसे वो ओपन यूनिवर्सिटी होती है और ये होती है। तो जी ये जी बड़ी खबर है, मतलब हौसला अफजाई अफजाई की खबर है कि तालिबान की विमेन जो हैं, जो अफगान की विमेन है, वो ये रूट अख्तियार कर रही हैं कि तालिबान ने उनको, अगर उनको कैद भी किया हुआ है या उनको मतलब एजुकेशन से अगर वो मतलब बेतरफ भी करना चाह रहे हैं, तो ये खबर जो है उन्होंने, मतलब ये रूट उन्होंने अपनाया है अपने आप को एजुकेट करने के लिए, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी भी है। जी जी तो ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, अब हम चलना चाहते हैं ये नेपाल वाली खबर। मिस्री नेपाल पहुंचने वाले हैं हमारे विदेश सचिव। वो क्या कुछ है, हमारे पास वक्त तकरीबन 7-8 मिनट का है, इसमें हम 2-3 खबरें और डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, मैं 2 खबरें और अफगानिस्तान से बता रहा हूँ। एक तो ये हाँ है कि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तालिबान ने लोकल सोर्सेज से और भी सोर्सेज से उन्होंने संधि कर ली है। अब तालिबान जो है वो 10,000 मेगावाट जो है, ये अनाउंसमेंट तालिबान की सरकार ने किया है, और उनके जो मिनिस्टर हैं, अहदेदार हैं, तो वो अपनी एनर्जी को और उनका जो पावर सिचुएशन है उसको बहाल कर। दूसरी खबर इसी से है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने शायद अक्टूबर के किसी डेट को डेडलाइन दिया है
कि जो भी इलीगल अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं वो छोड़ दें पाकिस्तान और वापस चले जाएं अफगानिस्तान। उस पर खलबली मची हुई है, रिफ्यूजी क्राइसिस है और ये सब सारी चीजें जो उसके साथ रिलेटेड है। अफगानिस्तान थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पाकिस्तान भी जो है वो वजीर है कि आप मतलब अफगान जो है वो चले जाए पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान का जो पैकेज है वो ये। अब हम लोग आ जाते हैं नेपाल के ऊपर, फिर बांग्लादेश, जी 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 बांग्लादेश पे नेपाल। आएंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान। हाँ नेपाल में यह है कि जो विक्रम मिश्री हमारे सेक्रेटरी है वो 17 इसी महीने अगस्त को वो जा रहे हैं काठमांडू नेपाल। जो केपी शर्मा ओली अगले महीने सितंबर के 15-16 को वो दिल्ली आ रहे हैं। उनकी जो मतलब जो जो क्या क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या क्या डिस्कशन होगा, उसके लिए मिश्री साहब जो है विक्रम मिश्री साहब वो काठमांडू जा रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए वहां के सेक्रेटरी लोगों से बात होगी, ये भी बात करेंगे, जो जो एजेंडा है उसको तय करेंगे। तो नेपाल की जो खबर है वो यही है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी खबर पे, जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड है। वो खबर यह है कि यूनुस सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि उनका अगला इलेक्शन जो बांग्लादेश में ड्यू है वो फरवरी के महीने होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो रमजान से पहले हो, तो ताकि ईद जो है मतलब बड़े जोशो खरोश से मनाएं, और नए जो अहदेदार आएंगे वो लोग जो है इसमें मतलब उसको बांग्लादेश को अच्छे नई सरकार सेलिब्रेट करे ईद को। जी 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 हाँ। और उसमें के साथ ये रिलेटेड है कि बीएनपी पार्टी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया वो लड़ रही है इलेक्शन। खालिदा जिया जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी, अब उनके तो है मरने की खबर आ रही थी, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगले प्रेसिडेंट के हम प्राइम मिनिस्टर के हम दावेदार। जी उनके इलेक्शन होगा। उनकी बीमारी की खबरें थी, ऐसा लगता था कि शायद वो ज्यादा अब वो इलेक्शन ना लड़ सकें, लेकिन अब वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये बहरहाल सियासी सेहत, सियासी ताकत की भी अलग एक सेहत होती है, सब ताकत होती है बाकायदा। तो बहरहाल वो फिर से हुकूमत में आना चाहती हैं, क्या कुछ है। तो और कोई खास खबर रह गई हो तो हमारे पास वक्त कम रह गया। पाकिस्तान की खबर है, पहले सियासी जो ताकत होती है और सेहत होती है, तो मैं हवाला देना चाह रहा था नरसिम्हा राव का, जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वफात के बाद और उसके बाद। तो नरसिम्हा राव जो बड़े मिनिस्टर थे, काफी पोर्टफोलियो मतलब उन्होंने कांग्रेस सरकार में देखी थी, लेकिन उनकी सेहत जो थी वो मुस्तकिल वैसे ही थी, सूखे थे, मुंह उनका जो है लंबा था और ये था। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके पूरे सेहत में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब वो नहीं थे रहे जो कि मतलब जब वो मतलब मिनिस्टर वगैरह हुआ करते थे और कांग्रेस लीडर हुए थे, प्रेसिडेंट की जो गर्मी थी, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर की जो गर्मी थी और जो कुर्सी की गर्मी थी, वो बिल्कुल उनके चेहरे पे जाहिर होती थी। एक चेहरे पे जो है एक उबाल आ गया था, उनके अंदर जो है एक बड़ा जोश और वलवला था। तो यही मैं कह रहा था कि शायद इसी वजह से वही बात जो है वो खालिदा जिया की है कि वो भी जो है अब मतलब इनको ये लग रहा है कि अब अगले प्राइम मिनिस्टर तो हम ही होने वाले हैं। इसमें एक और मतलब बात आ रही है वो ये है कि जो अवामी लीग है हसीना वाजिद की, वो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उनको डिबार कर दिया गया है और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। अब तो मैदान बिल्कुल बीएनपी के लिए और जमात इस्लामी की कोalition के लिए पहले से ही मतलब तैयार है। अब इलेक्शन की औपचारिकता है और ये लोग जो आ जाएंगे। अब आखिरी खबर सुनना चाह रहे हैं तो वो ये पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान की खबर ये है, इसको मैं जल्दी से इंक्लूड कर लेता हूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इमरान खान को बुलाया था और कहा था कि जो भी चीजें हैं आप आकर के हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, बातचीत कर लें, कुछ डील हो जाएगी और कुछ बात आगे बढ़ेगी उसके आगे। तो इमरान खान जो है वो ऐठे पठान है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम अपने शर्त पे। यानी वो जेल में हैं, उसके बाद भी उनकी जिसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं जले वाला मामला अभी चल रहा है। ये कुछ ऐसे हालात लग रहे हैं कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जेल में जाने वाला आदमी कुछ लोग समझते हैं कमजोर हो गया, लेकिन कई हालात में मजबूत हो जाता है जेल में जाने वाला आदमी। तो ये इमरान खान जी। एक और छोटी खबर इसी के साथ वो है कि अमेरिका जो है, ये अंदर की खबर है, मतलब ये किसी मीडिया में नहीं आ रही है या कहीं नहीं आ रही।
अमेरिका प्रॉप कर रही है आसिम मुनीर को कि वो मार्शल लॉ डिक्टेटर बन जाए, और शहबाज शरीफ हो ये डेमोक्रेटिक ये वो उसको जो है वो हटा दे, और परवेज मुशर्रफ के लिए यानी वो परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक की तरह से कोई चीज बन जाए ताकि उनके काम आसान हो जाए। और वैसे भी डिपार्टमेंट ऑफ वैसे भी पेंटागन के और इस्लामाबाद के ताल्लुकात शुरू से बहुत मजबूत रहे। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आज आपका सफर भी है और हमें उम्मीद है कि आपकी बुक लॉन्चिंग बहुत अच्छे से होगी और उसके बाद फिर हमारी बात होगी और अगले फ्राइडे के लिए हम आपसे चेन्नई में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ खैर खैरियत से अपने फैमिली के साथ चेन्नई में जाकर के मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये तमाम खबरें आप तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब और पूरे हफ्ते तैयारी करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।